दूरदर्शन पर। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। हम अपनी आज की पेशकश में बात करेंगे स्टार्टअप्स के लिए एक्सपोर्ट बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज की। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि भारत का टारगेट 2047 तक एक तरक्की याफ्ता यानी डेवलप्ड नेशन बनने का है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके लिए हमें अपनी सालाना इकोनॉमिक ग्रोथ की तेज रफ्तारी को 8% तक बरकरार रखना होगा और कम से कम $20 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना पड़ेगा ताकि लाखों लोगों की गरीबी दूर की जा सके। एक्सपर्ट की राय ये भी है कि इसके लिए हमें अपने एक्सपोर्ट के कारोबार को तेज़ रफ्तारी से बढ़ाना होगा। तो अपने कंट्री के एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने में हम एक सिटीज़न के तौर पर क्या कर सकते हैं और एक्सपोर्ट के कारोबार में एंट्री लेने के लिए एक छोटे और मझोले कारोबारी को क्या कोशिश करनी चाहिए, इसी पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की फॉर्मर डायरेक्टर प्रोफेसर सत्येंद्र भाटिया और बिजनेस प्लानर अभिषेक माहेश्वरी। हम आप दोनों का अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं आज स्टार्टअप्स के लिए एक्सपोर्ट बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ की। प्रोफेसर भाटिया, आपसे जानना चाहेंगे एक्सपोर्ट की ज़रूरत क्या है? एक्सपोर्ट की ज़रूरत से ज़्यादा मैं कहूँगी कि मज़ा किस चीज़ में आता है। स्पेशली वो व्यापारी जो कि कुछ अपना सामान या इवन अपने सर्विसेज बेचना चाहता है, तो वो क्या देखता है? वो देखेगा कि जो भी मार्केट है वो कितनी बड़ी है। सबसे पहले जितनी बड़ी मार्केट होगी उसी में उसका मौका भी ज़्यादा होगा और उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। तो उसको हम कहते हैं साइज और डेप्थ ऑफ मार्केट। और दूसरा है कि जब मैं कोई भी चीज़ बेचूंगा या बेचूंगी, वो किस प्राइस पर मुझे बेचनी होगी जी। तो अगर हम दोनों पहलू से देखें तो हमें दिखता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो होगी वो दोनों इन पहलू में जीतती है जी। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट डेफिनेटली बहुत बड़ी होगी फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, और क्योंकि बड़ी है इसलिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। इवन दो हमारी इंडियन मार्केट कोई छोटी नहीं है। हमें पता है कि फॉरेन कंपनीज आती हैं हमारी डोमेस्टिक मार्केट के लिए, लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ बाहर ही होगी सिंपली। और हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि जितना स्केल आपका बड़ा है प्रोडक्शन का, उतना आपका कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी कॉस्ट्स होते हैं फिक्स्ड, मतलब कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन हमारे वो कॉस्ट बढ़ते नहीं हैं। सो इट कुड बी इवन एज सिंपल एज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए हुए आइटम्स या लेदर आइटम्स जो इंटरनेशनल प्राइस है वो काफी गुना होती है फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये जो टुवर्ड्स द इंटरनेशनल मार्केट, और मजा भी इसीलिए बाहर ही आता है जी। बिल्कुल प्रोफेसर भाटिया, जैसे कि आपने बताया कि मुनाफा पर यूनिट ज़्यादा हो जाता है, आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अभिषेक जी, आपसे समझना चाहेंगे अगर हम बात करें कि अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो कितना फेवरेबल है मार्केट? एक्सपोर्ट फेवरेबल को बनाना पड़ रहा है। उसका रीज़न है कि जो भारत है वो एक ट्रेड डेफिसिट देश है। इसका मतलब भारत में इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। जिस किसी भी देश में ये इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम होता है
तो उसकी इकोनॉमी जो है उस तरह से ग्रो नहीं कर पाती है। हालांकि अभी कुछ सालों में हमने कुछ वर्षों में देखा है कि इंपोर्ट को कम किया गया है और एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया है। उसका रीज़न है कि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, जो इंसेंटिव्स हैं, वो इस कदर उपलब्ध कराया जा रहा है कि हर आदमी जो इंपोर्ट भी कर रहा था वो उसकी इच्छा आज एक्सपोर्ट करने की ज़्यादा होने लगी है। उसका एक और पहलू ये भी है कि जब आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो आपको मल्टीपल कंट्रीज का ऑप्शन मिल रहा है। जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ अपने देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करते टाइम आपके पास 195 और कंट्रीज हैं जहाँ पे आपके पास मार्केट साइज बड़ी हो जाती है। जैसे मैडम ने बोला, सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी क्योंकि एक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये तो समझ में आया कि एक जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी एक्सपोर्ट करने से फ़ायदा होगा और साथ ही इंडियन इकॉनमी के लिए भी अच्छा होगा अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो। लेकिन प्रोफेसर भाटिया, आपसे समझना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट के कारोबार में एंट्री लेने के लिए किसी भी छोटे और मझोले कारोबारी को आखिर करना क्या होगा? तो जिसने भी निर्यात करना है और इवन आयात करना है, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन चाहिए। दीज आर सिंपल प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, राइट। एक आईईसी कोड लेना पड़ता है, विच इज हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपकी एक कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप भी हुई, बट जनरली एटलीस्ट एक स्मॉल प्राइवेट कंपनी तो पीपल प्रेफर। तो ये तो सिंपल प्रोसीजर्स हैं, राइट। और आजकल ये प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना बहुत आसान हो गया है। हमारा एक मिनिस्ट्री में ही डिपार्टमेंट है, हम उसको DGFT बोलते हैं, राइट, विच इज डायरेक्टोरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। इन अदर वर्ड्स वो डायरेक्टोरेट जनरल है, महानिदेशालय, जो कि सिर्फ फॉरेन ट्रेड को ही देखता है। तो आजकल हमें ये सारे कोड्स जो भी लेने हैं या जो सर्टिफिकेट लेना है या कुछ अपलोड करना है, तो वो सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो विद इन आवर्स या विद इन 1 और 2 डेज ये सारी आपकी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं। जी प्रोफेसर भाटिया, क्या ये ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? नॉर्मल जैसे हम अपना KYC करवाते हैं, तो जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, सो दोज आर नॉर्मल वंस। और आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिकॉज आप बिजनेस करने लगे हो तो आपने कंपनी बनाई है, तो दीज आर वेरी सिंपल सर्टिफिकेट्स जो कि आपको अपलोड करने हैं और आपको कोड मिल जाएगा। और आजकल तो IEC कोड, पहले डिफरेंट होता था, आजकल तो आपका पैन नंबर ही IEC कोड हो जाता है, तो ज़्यादा आपको याद भी नहीं करना पड़ता। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। लेकिन उसके बाद द रियल स्टोरी बिगिंस, राइट, क्योंकि किसी ने भी जो निर्यात करना है, अब इसमें सरकार ने बेसिकली सरकार की तो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज थी, अब आपका गेम शुरू होता है कि आपने कितना रिसर्च किया है कि आप कौन सा नॉर्मली क्वेश्चंस यही होते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर भाटिया, इस पे भी हम अभी आएंगे। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार इसके लिए क्या कुछ मदद कर रही है या किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है, किस तरह के स्कीम्स चलाए जा रहे हैं जो कि सपोर्ट कर सकें स्टार्टअप्स को एक्सपोर्ट बिजनेस में? देखिए, भारत देश में इस समय मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी इंडस्ट्री को मिल रहा है तो वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मिल रहा है। जैसा कि मैंने रीज़न बताया, टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट। अब इसमें एक तो हो गया कि व्यापारी अपना खुद से स्टडी करेगा, दूसरा है कि सरकार क्या सपोर्ट कर रही है। तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस है, जिसमें एक व्यापारी किस तरह से, कौन सा आइटम ऐसा है, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है, कौन सी सर्विसेज ऐसी है जिसको वो एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स में है कि आप फॉरेन कंट्रीज जाइए, आप वहाँ पर ट्रेड फेयर्स अटेंड करिए, एक्सपोज अटेंड करिए, वहाँ पे प्रोडक्ट समझिए। उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज एंड इनफैक्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कई स्टार्टअप्स को एंड MSMEs को अपॉर्चुनिटी अवेल करा रहे हैं, जिसमें वो वहाँ जा करके उस प्रोडक्ट को समझ सकें एंड यहाँ आ करके उसका प्रोडक्शन करके और उसके बाद उन बेनिफिट्स को, जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है, उसको यूज़ करके एक्सपोर्ट कर सके। कुछ और एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ में जैसे कि आता है आपका मीडियम स्केल और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं, वो इनिशिएटिव्स में आपके पास
एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जहां पे आप एक्सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स का यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने कहा कि सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है, जाके आप दूसरी कंट्री में जाइए, रिसर्च करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। प्रोफेसर भाटिया, आपने कहा कि एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिया, ये काम हो गया, अब सेकंड स्टेप क्या आता है? आप बता रही हैं रिसर्च करनी चाहिए, तो वो आपसे समझना चाहेंगे। हाँ जी, तो इसमें मैं ज़रा सा ऐड कर दूं उन निर्यात के इंसेंटिव्स में। जैसे मैंने कहा हर व्यापारी को अपना जीएसटी नंबर और जीएसटी रजिस्ट्रेशन डालना होता है, एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको एक्सपोर्ट्स में एक्चुअली जीएसटी की पूरी छूट हो जाती है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप भारत में ही अपना सामान बेचेंगे तो जीएसटी उस पे लगेगी, लेकिन अगर आप निर्यात कर रहे हो तो दिस इज वन ऑफ द मेजर इंसेंटिव्स की जीएसटी नहीं लगती। राइट, वन रूल इज कि WTO में ही है, जो कि हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सामान्य रूल बनाती है फॉर ऑल द नेशंस कि अपने जो लोकल टैक्सेस हैं वो आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। राइट, तो इसलिए जीएसटी हटाई जाती है। तो हमारे एक्सपोर्टर्स या तो उनको बिल्कुल ही उन्होंने जीएसटी नहीं देनी, इनवॉइस में जीएसटी होगा ही नहीं, और या फिर अगर जीएसटी होगा तो पहले वो दे देते हैं और उसके बाद उनको रिफंड हो जाता है। जी। तो आपको भी पता है कई गुड्स में इवन 16% एंड अबव है जीएसटी। तो अगर आपका वो बिल्कुल ही कॉस्टिंग से वो एकदम हट जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कॉस्ट कितना कम हो जाता है पर यूनिट जब आप एक्सपोर्ट करते हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि नॉट ओनली एक्सपोर्टर्स, कई बार इवन व्हाट वी कॉल डीम्ड एक्सपोर्टर्स वो होते हैं जो खुद तो एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो यूनिट्स हैं जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, या कोई जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में यूनिट्स बने हुए हैं जो कि मेनली फॉर एक्सपोर्ट्स हैं, अगर आप उन यूनिट्स को भी सप्लाई करते हो, राइट, दोज यूनिट्स इंडिया में ही हैं, आप भी इंडिया में हैं, आप उनको सप्लाई करते हो, तो भी सरकार आपको कहती है कि हम मानेंगे कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि जिनको आपने सप्लाई किया वो आगे निर्यात करेंगे। तो जो बेनिफिट्स मिलते हैं एक्सपोर्टर्स को वो डीम्ड एक्सपोर्टर्स को भी मिलते हैं। तो जैसे आपने कहा स्मॉल स्केल सेक्टर वो क्या करे, ऑलराइट, कई लोग डर जाते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में शायद भाषा दूसरी है, वो हम समझ नहीं पाएंगे, हम कस्टमर से कैसे बात करें, या उनके रूल्स बड़े डिफरेंट होंगे, हमें समझ नहीं आएगा। तो आजकल डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज देयर एवरीवेयर, तो इजीली ट्रांसलेट हो जाता है। आप बड़े बड़े नेशंस देखिए जो कि इंग्लिश बोलते भी नहीं हैं, बट वो सब जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मुश्किल नहीं आती। लेकिन इवन अगर बाय चांस अगर वो तुम्हें मुश्किल लगता है, भाषा और डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस, डिफरेंट कल्चर्स कैन बिकम अ बैरियर, तो आप एटलीस्ट शुरुआत जब आप कर रहे हो एज अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, आप कोशिश करिए कि जो यहाँ पर हैं 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, उन्हीं को सप्लाई करके देखिए, राइट, क्योंकि अगर आप उनको सप्लाई करने में सफल होते हैं तो डेफिनेटली आप इंटरनेशनल मार्केट में भी सफल हो जाएंगे। तो मैं सभी को यही कहती हूँ कि गवर्नमेंट हैज सेट अप मेनी इंडस्ट्रियल पार्क्स, many what we call other parks like software technology parks, biotechnology parks। अगर आप इनको विजिट करें, ये देखें कि ये यूनिट्स कैसे एक्सपोर्ट करती हैं और आप इनको सप्लाई करने की कोशिश करें, तो आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। जी, आपने काफ़ी अच्छे से समझाया प्रोफेसर भाटिया। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की आप बात कर रही हैं कि आप भारत में हैं, वो यूनिट्स भी भारत में हैं, आप उनको अपना सामान सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे यूनिट्स का पता कैसे चल सकता है? ये बहुत आसानी से, मतलब ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, आप DGFT साइट पर भी जा सकते हैं, आप अलग अलग
प्रोडक्ट्स के हमारे देश में व्हाट वी कॉल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बने हैं। जैसे हमारा है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यू नो, एंड सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो इनके एड्रेसेस वेरी इजीली अवेलेबल हैं, आप सिर्फ नेट पे इनका लिख दीजिए या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट देखिए, बिकॉज आप इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड विजिट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वेबसाइट। वहाँ पर आपको ट्रेड स्टेटिस्टिक्स भी मिल जाएंगे एंड ऑल दीज यूनिट्स, उनके एड्रेसेस मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली इट हेल्प्स टू विजिट। जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स, कई लोग आजकल कृषि का निर्यात करना चाहते हैं, तो आई वुड से कि यू नो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम एपीडा बोलते हैं, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी। वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप निर्यात करेंगे आपको वहाँ पर जाना ही होगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट इंडियन है। यू नो, जो भी कृषि का उत्पादन हो, चाहे ग्रेप्स हो, चाहे एप्पल्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है इंपोर्टर को कि ये सचमुच इंडिया में ही उगा है और इंडिया का ये प्रोडक्ट है। तो ये सर्टिफिकेट एपीडा ही देगी आपको। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स ये सर्टिफिकेट देते हैं अदर देन DGFT। तो ये बड़े आसानी से आपकी हेल्प भी करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन भी देते हैं। अगर आप इनके मेंबर्स बन गए हो तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल प्रोफेसर भाटिया, तो ये काफ़ी सारा काम ऑनलाइन भी हो सकता है और बाकी आप उनके ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं। जी अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे, अगर अब हम प्रोडक्ट्स की बात करें, हमारे जो लोकल आर्टिसंस हैं, कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हम इसमें सभी तरह के प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग जो इक्विपमेंट्स हैं, वो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट काफ़ी है सभी देशों में। और उसमें एक बहुत अच्छी स्कीम जो गवर्नमेंट ने चलाई है वो ECGS, दैट इज़ एक्सपोर्ट कैपिटल गुड्स स्कीम। इसमें अगर आप कोई भी अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट उसके लिए आपको अगर एडवांस्ड मशीनरी चाहिए तो वो मशीनरीज आप इंपोर्ट कर सकते हैं एट 0% कस्टम ड्यूटी। मतलब आप अपने प्रोडक्ट मशीनरीज बाहर से लाइए, यहाँ पे बनाइए एंड देन एक्सपोर्ट करिए। तो उसमें आपका कैपिटल गुड इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको GST पे करना है उसी प्रोडक्ट के लिए। वहीं आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको कैपिटल, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 0 देनी होगी। एंड आप टेक्सटाइल्स में एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे इंडिया का फैब्रिक जो है इज वर्ल्ड नोन फैब्रिक। तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में इंडिया काफ़ी एडवांस स्टेज में है एंड काफ़ी अच्छा कर रहा है। बट इसमें हमको कुछ चीज़ों का जो जानकारी हमको होनी चाहिए वो है कि जो यूरोप में या बाकी कंट्रीज में अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके टेस्टिंग प्रोसीजर्स जो है वो काफ़ी टफ होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया लेकिन आप उसका टेस्टिंग जो है क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे, क्योंकि आप अगर एक स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने जिसमें आप अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए जो है टाइज करके स्कीम है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम, जिसमें आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सारा प्रोवाइड किया गया है। अगर आप कुछ फूड मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कोल्ड चेन्स बनाई जा रही हैं, देन एक्सपोर्ट हब्स बन रहे हैं, टेक्सटाइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज बन रही हैं, वो लैब्स में आप यूरोपियन स्टैंडर्ड टेस्टिंग करा सकते हैं एंड कराने के बाद आप उसको एक्सपोर्ट करें, सो दैट आपको कल को आपके प्रोडक्ट की फेलियर या क्वालिटी में इश्यूज ना आए एंड आप रेगुलरली उसको इनकम को बढ़ाते रहें। सिमिलरली आप फार्मास्यूटिकल में इंडिया ऑलरेडी काफ़ी एडवांस में है एक्सपोर्ट में, वहाँ पे आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, द EPC कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो यहाँ से काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है बाहर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आज हम बाहर के देशों में पोर्ट्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, रेलवेज, सभी सेक्टर्स में हम जो है अपना मैन पावर जो है वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल, तो ये तमाम ऑप्शंस हैं जिसमें कि एक्सपोर्ट किया जा सकता है। प्रोफेसर भाटिया, आपसे कुछ और ऑप्शंस, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, जो कि दूर दराज के गाँव में या छोटे शहरों में लोग बैठे हुए हैं और हाथ का काम कर रहे हैं, आर्टिसंस हैं, क्या वो भी इसमें जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, आजकल आपको ये तो सभी को जानकारी है कि जो हाथ की कला है उसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इवन हैंडमेड पेपर हम बोलते हैं,
जो वो प्राइस ले पा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, इट इज़ फार हायर दैन योर मशीन मेड पेपर। तो हस्तकला का मूल्य बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर। और जैसे मैंने कहा कि, और इन्होंने भी कहा कि सरकार भी काफ़ी कुछ कर रही है, तो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं वो बने हुए हैं जहाँ पर लोगों को बताया जाता है, बेसिकली हैंड होल्डिंग होती है कि आपने प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, आपने पैसा कहाँ से लेना है, आपने कस्टमर कैसे चूज़ करना है। तो हम बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बहुत बड़ी है, तो फिर भी आपको रिसर्च ज़रूर करनी होगी कि आप कौन से देश में बेचना चाहेंगे, क्योंकि चाहे वो सामान लेटर से 10 देशों में जा रहा है या 20 देशों में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 200 देशों में सफल होंगे। कोई एक ऐसा देश होगा जहाँ पर आपका सक्सेस रेशियो जो है वो लाइकली हायर होगा दैन अनदर नेशन। वो क्यों हायर होगा? मे बी आप उस मार्केट को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, मे बी वहाँ का कल्चर और हमारे भारत का कल्चर एक जैसा है। जैसे हमारे आसपास जो देश हैं, लोग कहते हैं हम उनके कल्चर आसानी से समझते हैं क्योंकि लोगों का आना जाना काफ़ी है। लेट्स से नेपाल एंड इंडिया, बांग्लादेश एंड इंडिया, श्रीलंका एंड इंडिया, ये एक तरह हम बहुत लोगों को जानते हैं, आपस में रिश्ते हैं लोगों के, तो एक फेमिलियरिटी है। लेकिन लेट्स से सम कंट्री इन लैटिन अमेरिका, जैसे चिली हुआ और अदर नेशंस, बोलीविया, आजकल हमारा इतना ट्रेड नहीं है विद लैटिन अमेरिका, हालांकि बहुत कोशिश हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अभी फ़िलहाल अर्जेंटीना होकर आए हैं, ब्राज़ील होकर आए हैं, सिंपली ताकि इन देशों में भी हमारे निर्यात अपॉर्चुनिटीज़ खुलें। लेकिन अभी तक थोड़ा सा बैरियर रहा है, वो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, उनके कल्चर्स डिफरेंट हैं, इवन डिस्टेंस वाइज वो बहुत दूर है, जिसकी वजह से हमारा जो हम कहते हैं फ्रेट कॉस्ट, मतलब यहाँ से सामान वहाँ तक पहुँचने का कॉस्ट, वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग वहाँ तक नहीं जाते। जी बिल्कुल। राइट, तो उस मार्केट में जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटी तो हो सकती है, लेकिन आपको फिर भी रिसर्च करनी होगी। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, रिसर्च करनी होगी। प्रोफेसर भाटिया, आपसे कुछ एग्जांपल्स चाहेंगे। आपने जिन कंट्रीज़ के नाम लिए, वहाँ पर क्या एक्सपोर्ट किया जा सकता है? अब अगर ऑर्गेनिक फूड की भी बात करें तो उसका भी काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, लेदर गुड्स की बात करें, टेक्सटाइल्स तो होता ही है, और आपसे कुछ एग्जाम्पल्स चाहेंगे प्रोडक्ट्स की, और कौन सी कंट्री में कर सकते हैं? मतलब रिसर्च करना ज़रूरी है, पर फिर भी आप इस लाइन में हैं, जुड़ी हैं, तो हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को बताएं। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो ये चीज़ है कि हम कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हर महीने अपडेट आती है टू ट्रेड स्टैटिस्टिक्स की हमने कौन सी एक्सपोर्ट करी है और कहाँ करी। राइट, तो आपको फार्मास्यूटिकल्स, डेफिनेटली आपको पता है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेरी वेल। सभी देशों को हमारी दवाइयाँ चाहिए, तो चाहे वो अर्जेंटीना है, चाहे नेपाल है, चाहे अफ्रीका है, एवरीबडी, इवन यूएसए, वी एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स। लेकिन जैसे मैंने कहा, उस देश के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें समझने ज़रूर होंगे, और उस देश में और कौन कौन बेच रहा है, किस प्राइस पर बेच रहा है, किस सेगमेंट को वो टारगेट कर रहा है, तो वो वाली रिसर्च हमें ज़रूर करनी होगी। तो अगर आप वैसे प्रोडक्ट्स पूछें तो डेफिनेटली वो वाले जो हमने मेंशन किए हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स, लेदर, ये काफ़ी समय से ये टॉप हमारे एक्सपोर्ट आइटम्स रहे हैं। लेकिन अगेन हर मार्केट हमारे लिए ये फेवरेबल नहीं है। क्यों? हमें वहाँ पर कौन बेच रहा है? जैसे आजकल हम टेक्सटाइल्स में चाइना को ही ले लीजिए, चाइना हर जगह बेच रहा है एंड मे बी एट अ प्राइस पॉइंट विच इज़ लोअर देन आवर्स। तो जब तक हम इसको बीट नहीं कर सकते इस प्राइस पॉइंट को, और या फिर बहुत ही ऐसा डिज़ाइन हम बनाएं
जो कि उस कंट्री को पसंद आए। सो डिजाइनिंग एंड इनोवेशन देयरफॉर बिकम्स इम्पोर्टेंट। अगर आप कैजुअल सेगमेंट बेचेंगे तो आपको कॉम्पिटिटर्स को ज़रूर समझना होगा। ये है प्रोडक्ट्स, बट आपको सर्विसेज भी देखनी है। जैसे समझा जाता है कि इंडिया इज़ वेरी गुड इन कंप्यूटर सर्विसेज और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, तो सभी को इसमें जानकारी भी चाहिए। इसीलिए इंडिया के जो हमारे टैलेंट है ये इसको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो मैं एक ही इंडस्ट्री की बात करूंगी इसमें, जैसे हम गेमिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। आगे जैसे बच्चों के कार्टून्स लो या कुछ गेम्स जो हम होते हैं बाहर से ही आती थी, लेकिन आजकल गेम डेवलपमेंट हैज़ बिकम वेरी इजी इन इंडिया और बहुत लोग बाहर जो हैं वो इंडियन गेम्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें एआई भी है, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है और ये बहुत फास्ट ग्रोथ दिखा रही है इन द सर्विसेज सेक्टर अमंगस्ट अदर सर्विसेज सेक्टर्स। जी बिल्कुल, तो प्रोडक्ट्स के साथ साथ सर्विसेज भी हैं, जैसे एआई और ब्लॉकचेन का भी नाम लिया प्रोफेसर भाटिया ने। अभिषेक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि चलिए प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सी कंट्री में बेचना है ये भी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है? कम से कम कितना कैपिटल होना चाहिए? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? क्या इसके लिए भी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं? नहीं, ऐसा कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट इसके लिए नहीं है। ये आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहें तो अगर ये ब्लेज़र है तो आप ब्लेज़र भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये 10,000 रुपीज़ का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट दी वॉल्यूम जो है वो एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि अगर आप 2 करोड़ 3 करोड़ जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है उसमें आप एंटर कर रहे हैं, एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो आपको 1 करोड़ का टर्नओवर बियर मिनिमम जो है मीट करना है, तब आप एमएसएमई की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ और जो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं कि जो इंडियन एम्बेसीज हैं जो सारे देशों में हैं, उसमें जा कर के आप वहाँ से उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंट्री में उस प्रोडक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है, उस प्रोडक्ट में कौन कौन ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सब हेल्प जो है एम्बेसीज काफ़ी हेल्प करती है। आप एम्बेसीज को मेल भेजिए, कांटेक्ट करिए, बोलिए कि हम मिलना चाहते हैं, एम्बेसीज रिस्पॉन्स विद इन अ डे, एंड आप उनसे मिल के प्रोडक्ट को समझिए। उस पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कहीं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस टीटी इज देयर और नॉट बिटवीन दी 2 कंट्रीज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पता चला आपने बनाया प्रोडक्ट 100 का लेकिन बिक रहा है 150 का, तो वहाँ पे आप जो है आउट हो जाएंगे मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स से जो दूसरी कंट्रीज के दे रहे हैं। तो वो देश जो फेवरेबल हैं जिनसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस टीटी ऑलरेडी साइंड है बिटवीन 2 नेशंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई, सो दैट कल को हम प्रोडक्ट फिट बना लिया हमने, लेकिन हमने प्राइस पे वर्किंग जो है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस देश में नहीं की, तो वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपसे भी समझना चाहेंगे प्रोफेसर भाटिया, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अगर एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो किन बातों का उन्हें ध्यान रखना होगा? तो जैसे आपने कहा कि कैपिटल कितना होना चाहिए, और कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है और हमें बैंक भी शायद एंटरटेन नहीं करेगी, बिकॉज उनको भी कई बार कोलैटरल चाहिए होता है और तभी वो लोन देते हैं जी। तो एज फार एज कोलैटरल्स एंड ऑल आर कंसर्न, येस देयर आर गवर्नमेंट स्कीम्स जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं भी है तो भी ये एटलीस्ट निर्यात में ये एक लिमिटेशन नहीं बनता। इनफैक्ट कैपिटल बहुत रेयरली एक रीज़न है कि आप निर्यात नहीं कर पा रहे, क्योंकि कैपिटल लेने के कई तरीके हैं और कई तरह आप निर्यात कर सकते हैं इवन विद मिनिमम कैपिटल। जैसे आपको कैपिटल काफ़ी इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि आप मैन्युफैक्चर पहले करेंगे, जैसे इन्होंने कहा मशीन लेनी पड़ती है, टेक्सटाइल, लेदर, आजकल मेडिकल डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। ओके, तो इसके लिए फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट भी आपका काफ़ी होता है, लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू एक्सपोर्ट कि पहले बनाओ और फिर निर्यात करो। हमें बनाने की वजह से कॉस्ट लगता है, तो हम सिर्फ मार्केट में सिर्फ खरीद सकते हैं। देयर आर सो मेनी सप्लायर्स, लेट अस से आपको ज्वेलरी बेचनी है
तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आप डायमंड्स पहले इंपोर्ट करें, फिर कटिंग पॉलिशिंग करवाएं, फिर उसकी ज्वेलरी बनाएं और फिर आप ज्वेलरी बेचें। यू कैन एक्चुअली जस्ट बाय ज्वेलरी फ्रॉम दोज जो बना रहे हैं, उनसे खरीद कर आपको आगे बेचना है। सो हम इसको मर्चेंट एक्सपोर्टर बोलते हैं। एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर की मैन्युफैक्चर करो और फिर एक्सपोर्ट करो, और दूसरा है मर्चेंट एक्सपोर्टर, मतलब किसी और से लो और फिर निर्यात करो। और हमारे देश में मर्चेंट एक्सपोर्टर्स बहुत सारे हैं। इनफैक्ट ट्रेडिंग कंपनीज को इवन एक तरह का रिस्पेक्ट दिया जाता है। हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ही है कि यू कैन बिकम अ ट्रेडिंग हाउस, गवर्नमेंट रिकग्निशन देती है। स्टार ट्रेडिंग हाउस, अगर आपका कुछ मिनिमम टर्नओवर हो जाए इन द लास्ट 3 years और सो, तो आपको एक रिकग्निशन मिलती है। तो ट्रेडर्स को भी काफ़ी अदर देन रिकग्निशन बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपके कस्टम्स क्लियरेंस आपके जल्दी होते हैं ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, एंड अदर बेनिफिट्स आर गिवन। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि आप ये मत सोचो कि आपके पास कैपिटल नहीं है कि आप निर्यात नहीं कर सकते। आप आसानी से किसी से माल लेकर आप बेच सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा मूल्य तब मिलेगा अगर आप थोड़ा सा एडिशन करें, बनाने में नहीं लेकिन मे बी इन द वे इट इज़ पैकेज्ड, क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं, पैकेजिंग सर्विसेज, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पता है जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, जो गिफ्ट होती है उसका तो मूल्य होता है, लेकिन जो पैकेजिंग उसकी होती है उसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो देयर आर पीपल हु आर डूइंग जस्ट दैट, कि कौन सी कंट्री में क्या पैकेजिंग रूल है वो हमें ज़रूर देखना है, क्योंकि पैकेजिंग के रूल्स भी बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट हैं। तो हर मार्केट में आप देखिए पैकेजिंग और लेबलिंग के क्या रूल्स हैं, उस हिसाब से आप यू कैन मेक द वैल्यू एडिशन। आपका एक ब्रांड होगा, जैसे स्टार ट्रेडिंग हाउस हुआ, नहीं तो आपका एक जो भी छोटा ब्रांड है उससे आप बाहर बेच सकते हो। तो कैपिटल एक लिमिटेशन नहीं रहती। जी बिल्कुल प्रोफेसर भाटिया, आपने बहुत अच्छा हमारे व्यूअर्स को बताया कि जो कैपिटल है वो लिमिटेशन नहीं हो सकती है। आपके पास कम कैपिटल है फिर भी आप एक्सपोर्ट के बिज़नेस में आ सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने सामान को। अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे कि ये तो बात हुई कि फ़ंडिंग की, फ़ंडिंग भी कैसे हो सकती है आसानी से, और कैपिटल को लेकर लिमिटेशन नहीं है। अगर हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि फ़ंडिंग मुहैया कराता है, साथ ही मेंटरशिप भी और दूसरे रिसोर्सेज भी मुहैया कराता है। अगर इस इनिशिएटिव की बात करें, स्टार्टअप इंडिया जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जी, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में बहुत सारी स्कीम्स इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें से एक है कि अगर आप मार्केट से आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर आप मार्केट से बैंक से पैसा उठाते हैं 9% 8% ब्याज पे ले रहे हैं, तो उसमें जो है स्टार्टअप इनिशिएटिव के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको 3 से 5% का इंटरेस्ट रेट में छूट मिल जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिससे आपका इंटरेस्ट रेट कम होने से आप इमीडिएटली जो है अपना स्केल अप कर सकते हैं। ये एक स्कीम है। और स्टार्टअप इनिशिएटिव में एक और स्कीम जो अभी गवर्नमेंट ने चलाई है, दैट इज़ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उत्तराखंड के एक विलेज में, डोडा विलेज में एक किसान जो है उनके दिमाग में आया कि मैं रेगुलर अपना जो है खेती बाड़ी ना करके कुछ इनिशिएटिव नया करता हूँ। तो उन्होंने अपनी एक कंपनी फॉर्म की जिसको स्टार्टअप में रजिस्टर कराया और उसमें उन्होंने लेवेंडर का जो है कल्टीवेशन स्टार्ट किया। आज उस एक एग्जाम्पल से पूरा का पूरा जो डोडा विलेज है उसमें लेवेंडर का एक्सपोर्ट जो है वो पूरी बाहर, लेवेंडर ऑयल एक्सट्रैक्शन से लेवेंडर ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वो एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का इनिशिएटिव भी स्टार्टअप के अंदर है, जिससे व्यापारियों को जो है बेनिफिट मिल रहा है, प्लस एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, जिससे हेल्प आपस में एक दूसरे को लोग कर पा रहे हैं और लोग ज़्यादा रजिस्टर कर पा रहे हैं स्टार्टअप कंपनीज। जी बिल्कुल प्रोफेसर भाटिया, जैसे कि अभी ये एक एग्जांपल दिया अभिषेक जी ने, अगर हम मूंगा रेशम की बात करें या लैक कल्टीवेशन की बात करें, तो आप कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव हो कुछ तो आप ज़्यादा अच्छा उसे बेच सकते हैं, आपसे समझना चाहेंगे। राइट, ओके, जैसे इन्होंने कहा दीज प्रोडक्ट्स, और सरकार ने भी एक हम वर्ड यूज़ करते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, राइट, मतलब जिस
प्रदेश का या जिस डिस्ट्रिक्ट का वो प्रोडक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का कुछ महत्व होता है। जैसे हम स्कॉच विस्की बाहर बोलते हैं तो वहाँ से अगर आई है तो वो डेफिनेटली एक प्रीमियम ब्रांड है। ऐसे हमारे देश में भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बनारसी साड़ी ले लो। जब हम बनारसी साड़ी कहते हैं तो उसमें ऑलरेडी कस्टमर के दिमाग में होता है कि इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ यूनिक हैं जो आपको दूसरी साड़ीज में नहीं मिलेंगे। राइट, ऐसे ही बाकी प्रोडक्ट्स, कॉफ़ी कहाँ से आई है, तो ऐसे इसका पूरी लिस्ट सरकार ने बनाई हुई है कि अगर आप यहाँ की कॉफ़ी बेचोगे या यहाँ की चाय बेचोगे, जैसे दार्जिलिंग चाय एक ब्रांड है, तो और वो ब्रांड कहाँ से बना है, जगह की नाम से, तो इसीलिए उसको हम ज्योग्राफिकल बोलते हैं कि इस ज्योग्राफी से अगर आया है ये प्रोडक्ट तो आप ज़रूर प्रीमियम प्राइस बाहर इसको आप ले सकते हो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लिस्ट है। ये सब पीपल हु वांट टू गेट इनटू एक्सपोर्ट्स उनको देखना चाहिए क्योंकि उसके आपको ज़्यादा प्रीमियम मिल जाता है। एंड कमिंग बैक टू यू नो कितना कैपिटल चाहिए, जस्ट टू रीविजिट, मैं इसमें ई कॉमर्स की भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि ई कॉमर्स में आपको बड़े बड़े कंटेनर्स जो होते हैं हमारे 20 फुट या 40 फुट वो पूरा भरने नहीं होते। ई कॉमर्स मतलब बहुत छोटा आइटम आप भेज रहे हो किसी को, मे बी जस्ट 2 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, दैट्स इट। तो आपको 10 कंटेनर्स या पूरा कंटेनर नहीं भरना। तो इसीलिए आजकल ई कॉमर्स का बहुत सुविधाएं हो चुकी हैं, सरकार ने भी करी हैं, और जो हमारे मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अमेज़ॉन हुआ, जैसे DHL, सो मेनी अदर्स, ये भी प्लेटफॉर्म्स ने अब एक सुविधा दी हुई है कि अगर आपने कुछ इवन लेटर से लेवेंडर ऑयल ही आपको लगता है कि आपको एक कस्टमर थाईलैंड में मिला है जो कि इंटरेस्ट शो कर रहा है, लेकिन उसको सिर्फ 2 बोतलें चाहिए, सिर्फ 4 बोतलें चाहिए, जो कि यू नो वैसे आप सी ट्रांसपोर्ट में नहीं भेजेंगे, बाय एयर ही भेज सकते हैं। तो थ्रू ई कॉमर्स तो मे बी ऑल दीज सेंटर्स आप सिर्फ अपना सामान वहाँ छोड़ सकते हैं, जब जैसे कि हम उनको फुलफिलमेंट सेंटर्स कहते हैं। तो आपको ये भी नहीं जानना है कि उस देश में टैरिफ रेट क्या है, उस देश में पैकेजिंग के रूल्स क्या हैं। यही फुलफिलमेंट सेंटर्स आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह पैकेज कर देंगे एज पर द रूल्स इन द अदर कंट्री, और लेबलिंग भी कर देंगे, डिलीवरी भी वो वहाँ पर कर देंगे। यू नो आपको सिर्फ अपने कस्टमर से बस कम्युनिकेशन करनी है एंड दैट्स इट। तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपको लॉजिस्टिक्स भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको कस्टम्स क्लियरेंस भी नहीं करवानी, सारा कुछ ये मार्केट प्लेसेस कर देते हैं। तो ई कॉमर्स के तरफ डेफिनेटली एनीबडी यू नो हु इज़ रियली टाइनी वो भी कर सकता है। और हमारे जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है यू नो उनका भी बड़ा रोल है। हमारे सरकार ने डाक निर्यात केंद्र जगह जगह खोले हुए हैं जो कि आपको यू नो छोटे टाउन में भी अगर आप रहते हो, वहाँ का जो भी डाक निर्यात केंद्र है आप वहाँ पर अपना सामान छोड़ दीजिए और वो आपका सामान डिलीवर कर देंगे अपने कस्टमर को। जी, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर भाटिया ने बताया कि जैसे कि आपको कैपिटल की लिमिटेशन नहीं है, वैसे ही आपको प्रोडक्ट को डिलीवरी करने की या पैसे लेने की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कितनी आसानी से आप डाक निर्यात केंद्र के ज़रिए भी अपना काम कर सकते हैं, और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स तो हैं ही। अभिषेक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इतना आसान नहीं है एक छोटे स्टार्टअप को, अगर हम बात करें कि हम बात कर रहे हैं छोटे स्टार्टअप्स की, तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं वो भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, किसी भी सेक्टर में कोई भी बिजनेस हो, छोटा है और बड़ा, उसमें चैलेंजेस तो हैं ही, बट उसके साथ साथ जहाँ रिस्क है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही है। अगर 50% रिस्क है तो 50% अपॉर्चुनिटी भी है, तो हमारा फोकस अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़्यादा होना चाहिए सो दैट हम उन चैलेंजेस को ओवरकम करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। अगर आपको किसी भी सेक्टर में जाने में परेशानी आ रही है, कोई छोटा व्यापारी है, तो उसके लिए सरकार ने जो है निर्यात बंधु स्कीम चलाई है, जिसमें आप DGFT ऑफिस में जा करके
वहाँ पे सरकारी ऑफिसर्स जो है वो पूरा हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो दैट आपकी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पूरी की पूरी आप एनविसेज कर सकें एंड उसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। जी बिल्कुल, तो निर्यात बंधु स्कीम है जिसका फ़ायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। आपको किस तरह की चैलेंजेस दिखाई देते हैं प्रोफेसर भाटिया? ओके, जैसे इन्होंने कहा चैलेंजेस हर बिजनेस में हैं, रिस्क हर बिजनेस में हैं, लेकिन हर बिजनेस में हमारे पास स्ट्रेटजीज भी हैं रिस्क कम करने की। जैसे मैंने कहा, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर बन जाते हो, आपको उसमें भी रिस्क नज़र आता है, तो यू कैन जस्ट जॉइन हैंड्स विद सम मैन्युफैक्चरर। ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर है, लेटर से मैंगो पेस्ट बना रहा है, लेकिन वो सिर्फ भारत में ही बेच रहा है क्योंकि उसको मे बी इंटरनेशनल मार्केट कैसे एक्सप्लोर करना नहीं पता। आप अगर कस्टमर उसके लिए ला सकते हो बाहर से और वो भी वॉल्यूम में, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं तुम्हारा जॉइंट वेंचर पार्टनर बनता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में मेरा कोई रोल नहीं होगा, मेरा सिर्फ रोल होगा मार्केटिंग में। तो अगर आप सिर्फ मार्केटिंग ही कर रहे हो किसी के लिए, आजकल कस्टमर एक्विजिशन इज द बेस्ट थिंग। अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो आपको कस्टमर चाहिए, प्रोडक्ट तो है आपके पास, राइट, मे बी प्रोडक्ट की समझ भी है कि वहां पर कैसी चीज बिकती है, लेकिन एट द एंड आपको एक कस्टमर चाहिए। तो अगर आप इवन ऑनलाइन के जरिए आप किसी के लिए कस्टमर ला सकते हो, तो आप किसी को बस ज्वाइन कर रहे हो, जैसे ही आप कस्टमर आता है आप में भी 10, 20, 30% जो भी आपका नेगोशिएशन है आप उसके साथ ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा, आपके पास कैपिटल नहीं था, आपको रिस्क लग रहे थे, वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर में है, बट ही जस्ट वॉन्ट्स अ कस्टमर। तो आपने एक स्ट्रैटेजी निकाली कि आप खुद मैंगो पेस्ट नहीं बाहर बेचोगे, आप किसी को ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू जॉइंट वेंचर, थ्रू franchising, licensing, these are different ways in which you can cut down the strategies। उसको भी फायदा हो रहा है और आपको भी फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर भाटिया, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर कोई ये स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना चाहता है, क्या कोई छोटे कोर्सेज हैं जिनको किया जा सकता है और समझा जा सकता है अपना ये बिजनेस शुरू करने के लिए? यस, आजकल काफ़ी सारे कोर्सेज हो रहे हैं। अगर मैं अपने संस्थान की ही बात करूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो हम कहते हैं भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। सिर्फ हम MBA नहीं करवाते वहाँ पर, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, 5 डे प्रोग्राम्स, 3 डे प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं। सो एनीबडी हु वांट्स टू लर्न वो ज़रूर आइए। हमने विद DGFT, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारा एक प्रोग्राम है जो कि सिर्फ ऑनलाइन किया जा सकता है। जिसको भी इंटरेस्ट है, चाहे वो हमारी वेबसाइट देख लें, चाहे वो DGFT की वेबसाइट देख लें और इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाओ। उसका कोई कॉस्ट भी नहीं है, एट ज़ीरो कॉस्ट यू कैन डू दिस प्रोग्राम। सो ये तो हैं हमारे संस्थान। तो देर आर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो जो कि ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं। बट स्टार्टअप्स के लिए जैसे इन्होंने कहा स्कीम्स हैं, तो मुझे पता है कि प्रधानमंत्री की एक स्कीम है विच इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स, ऑलराइट। तो उसका भी पूरा कॉस्ट सरकार ही बेयर कर रही है। तो एनीबडी कैन जॉइन दीज प्रोग्राम्स। और बाकी इन द प्राइवेट सेक्टर अगेन, सो मतलब कि प्रोग्राम्स की कोई कमी नहीं है। अदर देन प्रोग्राम्स, इवन मटेरियल अवेलेबल। तो DGFT की अगर आप वेबसाइट देखें या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट देखें, दूसरे पोर्टल्स भी हैं, niryat.gov.in, एक पूरा पोर्टल बना हुआ है, एक इंडियन ट्रेड पोर्टल। आप इन पोर्टल्स पर भी अगर जाएं तो आपको इतनी जानकारी मिलेगी जितनी कि आपको शायद किसी पुस्तक में नहीं मिल सकती। आजकल वेबसाइट्स आर वेरी डायनेमिक, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस अपडेशन होती हैं। तो इन डिफरेंट तरीक़ों से आप जानकारी पा सकते हैं। एंड मे बी आई रिपीट द फर्स्ट थिंग कि जो ऑलरेडी निर्यात कर रहे हैं
अगर आप उनके पास जाकर भी कुछ बातचीत करें, उनसे देखें कि जो जो क्लस्टर्स बने हुए हैं, जैसे तिरुपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर है, कहीं डिफेंस क्लस्टर्स बने हुए हैं, कहीं जेम्स एंड ज्वेलरी क्लस्टर, सूरत जैसे है, आप सूरत विजिट करके उनसे भी काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं। तो आपको हर तरह से नॉलेज सीख करनी होगी। एंड लास्ट आई विल से कि जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, कई बार वो भी अपना मटेरियल पब्लिश करती हैं कि अगर किसी ने हमारे यहाँ कुछ भी एक्सपोर्ट करना है तो ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी यू कैन से आर पॉपुलर वंस, तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे मुझे पता है एक CBI मैगजीन यूरोप से निकलती है, वो सारे प्रोडक्ट्स बताती है कि आप यूरोप में क्या प्रोडक्ट्स बेच सकते हो और आपको क्या देखना है। तो मटेरियल बहुत अवेलेबल है जी। बिल्कुल प्रोफेसर भाटिया, अभिषेक जी, आप दोनों ने समय निकाला और स्टूडियो में आए, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे दोनों ही गेस्ट आज मौजूद थे स्टूडियो में और हम बात कर रहे थे स्टार्टअप्स के लिए एक्सपोर्ट बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ की। तो हमने जाना कि छोटे मझोले जो कारोबारी हैं उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को। उन्होंने बड़े आसान तरीके से सब कुछ बताया है कि कैसे आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमारी आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। बिजली का